नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आज के हमारे हिंदी व्याकरण के इस सेशन में। आज हम यहाँ पे वाक्य का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। वाक्य का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने पहले से ही पीडीएफ वगैरह बना रखी है, तो उससे क्या होगा कि लिखने का समय जो होगा वो हमारा बच जाएगा और उसी समय में हम दूसरे टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ पे वाक्य के दूसरे पार्ट में। तो वाक्य के दूसरे पार्ट से हमें यहाँ क्या पढ़ना था वो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद है तो मैंने बताया था वाक्य की परिभाषा क्या है, फिर वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं। तो 6 अनिवार्य तत्व होते हैं वाक्य में। फिर इसके बाद में हमने आपको बताया था वाक्य के अंग क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं। तो उद्देश्य और विधेय, इस प्रकार से 2 अंग और अवयव मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। अगली बात करते हैं यहाँ पे वाक्य के भेद की हम चर्चा करते हैं। वाक्य के भेद की अगर बात करें तो मुख्य रूप से 2 दृष्टियों में इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला होता है रचना या स्वरूप की दृष्टि से, ठीक है, और दूसरा होता है किसके आधार पर, अर्थ की दृष्टि से। तो 2 आधार पर इसके हम भेद कर सकते हैं। कितने आधार पर? 2 आधार पर हम इसके भेद कर सकते हैं। सबसे पहले रचना या स्वरूप की दृष्टि से और दूसरा होता है किसकी दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपका 2 भागों में विभाजन हम इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्वरूप आता है इसका नाम है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, या कि फिर यहां पर लिख सकते हो स्वरूप की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? स्वरूप की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से, ठीक है, स्वरूप की दृष्टि से वर्गीकरण वाक्य का। अब ये वर्गीकरण हमें यहां पर देखना है कि रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। सरल या साधारण वाक्य पहला होता है, मिश्र वाक्य दूसरा होता है और संयुक्त वाक्य हमारा तीसरे नंबर पर आता है। तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा कौन सा वाक्य, सरल या साधारण वाक्य आ जाएगा। तो एक बार हम यहां पर जल्दी से सरल या साधारण वाक्य के बारे में देख लेते हैं, क्या है परिभाषा सरल या साधारण वाक्य की, फिर उसके बाद में हम यहां आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार सरल या साधारण वाक्य की परिभाषा क्या है। क्या होती है सरल या साधारण वाक्य की परिभाषा? क्या है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। क्या है? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। क्या है? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। सबसे बड़ी बात, एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहेगा। उद्देश्य भी एक रहेगा और विधेय भी एक रहेगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा क्या कहा है कि एक ही क्या होगा यहां पे आपका उद्देश्य और एक ही विधेय रहेगा। साथ ही साथ इसमें एक और चीज कही गई है कि एक ही कर्ता होता है। क्या होता है? एक कर्ता, एक क्रिया और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, इसलिए इसे सरल या साधारण वाक्य के रूप में जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है बिजली चमकती है। तो बिजली यहां पर करता है, चमकना यहां पर क्या है, उसका विधेय है। फिर उसके बाद में पानी बरसा, तो पानी यहां पर उद्देश्य है और बरसना यहां पर क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां देख सकते हो कि सरल या साधारण वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया पाई जाएगी, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है। इस तरीके से हम देखें तो यह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। अगली बात करते हैं हम यहां पर मिश्र वाक्य के बारे में। क्या होता है मिश्र वाक्य, क्या कहलाती है इसकी परिभाषा, इन सभी चीजों के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मिश्र वाक्य क्या है इसकी परिभाषा। तो देखिए मिश्र वाक्य के लिए अगर बात की जाए, सबसे पहले हम परिभाषा के साथ अगर चले, क्या है परिभाषा, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य, क्या है, एक साधारण वाक्य तो होगा लेकिन उसके अधीन क्या होगा, एक दूसरा अंग वाक्य होगा, मतलब उसका एक सहायक वाक्य भी उसके साथ में होगा। क्या कह रहा है कि साथ में उसका एक अंग वाक्य होगा, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिक क्रियाएं हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। क्या है इसका मतलब कि एक उपवाक्य होगा जो कि दूसरे मुख्य उपवाक्य के साथ में जुड़ा होगा, और जब तक कि पहला उपवाक्य पूरा नहीं होगा तब तक ये दूसरा उपवाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाएगा। तब हम इसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। देखिएगा एक और चीज यहां पे कही जाती है, उदाहरण जैसे लिखा है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो देखिए इसमें क्या है कि वह कौन सा मनुष्य है, ये वाक्य अपने आप में अधूरा है। वह कौन सा मनुष्य है, ये वाक्य पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ, तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें ये ना जुड़े, महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। ठीक है, ये उपवाक्य के माध्यम से ही पहले वाले उपवाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है। तो अगर कोई एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य की मदद के बिना अधूरा है तो हम इसे मिश्र वाक्य का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, हम इसे मिश्र वाक्य का नाम देते हैं। याद रखिएगा इसमें एक चीज और है कि इसमें कुछ योजक शब्द जुड़े होते हैं, ये भी याद रखने योग्य है।
मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहा जाता है। सहायक वाक्य अपने आप में पूर्ण या सार्थक नहीं होते हैं, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। ऊपर जो उदाहरण दिया गया उसमें वह कौन सा मनुष्य है, मुख्य वाक्य है, और से सहायक वाक्य क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर ही क्या है, आश्रित है। महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि पहला मुख्य वाक्य ना आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो पहले वाले को क्या कहा जाता है, मुख्य उपवाक्य, और बाद वाले को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है यहां पर कि दो चीजें होंगी, एक होगा मुख्य उपवाक्य, एक होगा कौन सा उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, और दूसरा होगा यहां पर कौन सा, तो दूसरा हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मुख्य उपवाक्य साथ में लगा ना हो। ठीक है, और एक और चीज आप लोग यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, हमने क्या कहा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य यहां पे आपके लिए हो जाएगी, वो ये है कि इन दोनों के बीच में योजक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों के बीच में किसका, योजक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और नहीं तो वो अधूरे ही रहेंगे। संयुक्त वाक्य, बात आती है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा संयुक्त वाक्य क्या कहलाते हैं, परिभाषा क्या है संयुक्त वाक्य की। तो देखिए संयुक्त वाक्य की परिभाषा में अगर चलें तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में होगा क्या कि जो दोनों उपवाक्य हैं वो पहले से ही अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत दोनों उपवाक्य प्रारंभ से ही अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये एक बड़ी इसकी क्या है, निशानी है, इसकी एक पहचान है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं, संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा दो या दो से अधिक मिश्र वाक्य अवयवों के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये अव्यय कौन से होते हैं, तो अव्यय कुछ भी हो सकते हैं, कि, जो, क, है ना, जबकि, तुर, किंतु, परंतु, जैसा, वैसा, ये सब अव्यय हैं। तो इन अव्यय के द्वारा दो सरल वाक्य या दो मिश्रित वाक्य आपस में जुड़ जाएंगे जिसके कारण संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है, क्या है, देखिए इस लंबे वाक्य में मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, इसके पहले यहां पर और शब्द लगा हुआ है। ये जो और शब्द है यही अव्यय का काम कर रहा है, और ये एक उपवाक्य है, और के बाद में पुनः एक उपवाक्य है। तो दो उपवाक्य जब आपस में जुड़ गए और दोनों उपवाक्य अपने आप में पूर्ण है तो वो कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ये पूरा है अपने आप में, फिर और लग गया, ये आपका अव्यय हुआ, और फिर अगला वाक्य उपवाक्य आता है, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये उपवाक्य हमारा साथ में पहले वाले उपवाक्य के जब जुड़ जाता है तो दोनों के जुड़ते ही ये संयुक्त वाक्य का निर्माण करा देता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहां पे इस प्रकार से हम उदाहरण बना सकते हैं, और इन उदाहरणों को आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ भी चीजें आपको विशेष इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं, एक आधा इंपॉर्टेंट चीजें मैं बना देता हूं, है ना, कि जैसे ये उदाहरण हो गया, इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया, है ना। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक है ना। संयोजक क्या है, और है ना। यहां याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समानाधिकरण उपवाक्य भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि दो उपवाक्य होंगे, आपस में जुड़े होंगे, या तो दोनों सरल होंगे उपवाक्य या तो दोनों मिश्रित उपवाक्य होंगे, लेकिन जब भी उन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाए। खत्म कहानी, ये हो गया कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तीसरा भेद था ये हमारा जो यहां पर समाप्त हो चुका है। इसके पहले आया था मिश्र वाक्य, जो कि ये भी कंप्लीट हो चुका था। इसके पहले आया था जो था हमारा कौन सा, सरल वाक्य, ये भी समाप्त हो चुका था। अब अगली बात करते हैं हम यहां पर अर्थ के आधार पर, वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं।
अर्थ की दृष्टि से वाक्य की अगर आप देखोगे तो कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर? अर्थ की दृष्टि से कुल 8 भेद होते हैं। यही 8 भेद आपको अर्थ की दृष्टि से समझने होंगे। कौन कौन से 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के? तो साहब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद हैं, इनमें सबसे पहले होता है विधिवाचक वाक्य। कौन सा होता है? विधिवाचक वाक्य। ठीक है, अब ये जो विधिवाचक वाक्य है, इसकी एक बार परिभाषा जरूर हम देख लेते हैं। ठीक है, विधिवाचक वाक्य की परिभाषा एक बार देखने योग्य है। क्या है इसकी विधिवाचक वाक्य की परिभाषा? कहता है कि जिससे किसी बात के होने का बोध हो, जिससे किसी बात के होने का बोध हो, या साधारण प्रकार का वाक्य या सरल वाक्य, सरल वाक्य को ही विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम खाना खा चुके, ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य है, हम खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये मिश्र वाक्य है ना। संयुक्त वाक्य क्या है? मैं खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो मैं खाना खाया ये पूरा है, मेरी भूख मिट गई ये पूरा है, बीच में अव्यय और लगा है, तो ये संयुक्त हुआ। और इसी का मिश्र क्या बना? मैं खाना खा चुका तब वह आया, तब वह आया, तब वह आया, ये अपना उपवाक्य बिना पहले वाले मुख्य उपवाक्य के अधूरा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं ये सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य के उदाहरण एक साथ दे दिया और यहीं पर समझा दिया कि जिससे किसी बात के होने का बोध हो, उसे ही यहां पर क्या कहा जाता है? तो विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। और विधिवाचक वाक्य यूं समझो कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य ही कहलाते हैं। सरल या साधारण वाक्य के उदाहरण को हम विधिवाचक वाक्य के उदाहरण के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सरल या साधारण वाक्य के उदाहरण को हम विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, विधिवाचक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है। अब हम अगली बात करते हैं, यहां पर अगला जो हमारा पॉइंट आता है, ये पॉइंट क्या आता है एक बार देख लेते हैं। अच्छा देखिएगा, इसका स्नैप ले लेते हैं एक बारी, है ना। एक मिनट रुकिएगा, है ना। जस्ट रुकिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फॉन्ट फटते जाते हैं, उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। रेक्टेंगल शेप लेते हैं, आज्ञावाचक से लेकर और विस्मयवाचक तक लेना है। डन। ये इसको हम इधर कर देते हैं, इतना पार्ट। डन, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने 2 पार्ट में इसे कर दिया है, इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई थी, यही सब मुझे क्या करना था, हटाना था, इसी के लिए मैंने यहां पर ये सारी चीजें कर दी हैं। बहरहाल इसको बना दे रहा हूं मैं एक बार, तो ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा, फिर इसकी परिभाषा में प्रॉपर आपको लिखा दूंगा। ठीक है, क्या हो रहा था कि अभी तक मैं जितना यहां पे डेफिनेशन लिखने में समय दे रहा था, यूं समझिए कि अगर कोई लेक्चर मेरा 35-40 मिनट का है, तो वो मेरा 20 मिनट में कंप्लीट हो सकता है अगर मैं उसको लिखने का काम छोड़ दूं। इसलिए मैं प्रयास अब करूंगा कि मैं आपको लिखा के नहीं पढ़ाऊं, है ना। पीपीडी या पीडीएफ या कंटेंट या इमेजेस जितना ज्यादा हो सकेगा वो क्या करते जाऊंगा, मैं यहां पे आपका इंक्लूड करते जाऊंगा। इससे हमारा समय बचेगा और हम दूसरे टॉपिक को यहां पर क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। हम दूसरे टॉपिक में थोड़ा समय ज्यादा दे लेंगे। ठीक है, इसलिए अभी मैं इस प्रकार के प्रयास करने में लगा हुआ हूं। ठीक है, चलिए खैर अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सबसे पहले यहां पर जो हमारा आया है निषेधवाचक वाक्य, कौन सा वाक्य आया है, तो ये निषेधवाचक वाक्य जो हमारे सामने आया है, निषेधवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्यों का दूसरा भेद है। ठीक है, तो ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है, इसका नाम है निषेधवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा अगर देखें तो हमारी इसकी परिभाषा यहां क्या लिखी हुई है, सबसे पहले परिभाषा देख ली जाए। परिभाषा में लिखा है जिससे किसी बात के ना होने का
किसी बात के ना होने का भाव प्रकट हो, जिससे किसी बात के ना होने का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहा जाता है? निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिससे किसी वाक्य के ना होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसमें हम एक ना होने का जो भाव प्रकट होता है इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसका उदाहरण है, हमने खाना नहीं खाया। हमने खाना नहीं खाया, ये नकारात्मकता का भाव प्रकट करता है, तो नहीं खाया ये नकारात्मक है। अगर इसी का मिश्र बनाना है तो कैसे बनेगा? मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, है ना। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। अब संयुक्त बनाना है तो क्या बनेगा? मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। ठीक है, तो खैर इसको इतना ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं, आप केवल एक उदाहरण बनाइए कि मैंने खाना नहीं खाया, या कि फिर एक और उदाहरण आपको लिखना है तो यहां पे लिख दीजिए, कुछ भी उदाहरण और लिख दीजिए। राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? साधारण सा नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। हम दूसरे बारे में पढ़ते हैं, जो अगला हमारा आता है तीसरे नंबर पर, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या कहता है? कि जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा, क्या है? जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। यहां पे कुछ एक आध इंपॉर्टेंट चीजें और मैं ऐड ऑन कराना चाहूंगा कि आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है। जिस वाक्य से किसी भी तरह की आज्ञा, है ना, आज्ञा, आज्ञा के साथ ही साथ यहां पे ऐड कर लेना, क्या ऐड कर लेना? आज्ञा के साथ आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश इत्यादि का बोध होता है। आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश आदि का बोध होगा, उसे क्या कहा जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण हमारे क्या बन जाएंगे आज्ञावाचक वाक्य में? जैसे कहा जाता है, किसी को आज्ञा कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम खाओ, तुम पढ़ो। और क्या उदाहरण यहां पे हो सकते हैं? जैसे कि किसी को कहा जा रहा है कि उपदेश दिया जा रहा है, बड़ों का सम्मान करो। क्या है? बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, ये हो जाएगा हमारा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहां पर और भी कुछ कहा जाए कि मोहन तुम जाकर ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो ये क्या है? यहां पे इसको कहा जा रहा है कि तुम इस आज्ञा का पालन करो, प्रार्थना की जा रही है। तो इस प्रकार से सारी चीजें यहां पे समाहित हो जाएंगी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत। अगली बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे क्या तुम खा रहे हो? तो वो उत्तर देगा कि हाँ हम खा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताएगा कि मेरा नाम छगन लाल है। ठीक है, या जो भी उसका नाम है वो अपना नाम बताएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम छगन लाल है तो तुमने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम छगन लाल है। अगली बात करते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या कहलाता है? जैसे आश्चर्य, कोई आश्चर्य हो जाए, दुख है या सुख, विस्मय इत्यादि का बोध होता है, वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है ना। फिर वाह वाह क्या बात है ना। तो यहां पर विस्मय वाली बात हो जाएगी कि वाह क्या बात है। अचानक से क्या होता है कि आप बड़ी अच्छी बेहतरीन कार से उतरते हैं, है ना, वॉक्सवैगन की कोई अच्छी सी कार है, आप उससे उतरते हैं तो अचानक से आपका मित्र आपको देखता हुआ वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पे आपका क्या? विस्मयवाचक वाक्य। अगली बात करते हैं यहां पे संदेहवाचक वाक्य की। तो साहब संदेहवाचक वाक्य क्या कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य के बारे में परिभाषा देख लेते हैं। संदेहवाचक वाक्य की जो परिभाषा है वो है कि जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो। जैसे संदेह क्या? उसने खा लिया होगा, मैंने कहा होगा, याद तो नहीं आ रहा पर संदेह है। ठीक है, मैंने कहा होगा। तो ये संदेहवाचक वाक्यों की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, संदेह है, क्लियर नहीं है, संदेह है बस केवल और केवल। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो। ये मेरी इच्छा है कि आज मैं रसमलाई खाऊंगा। क्या है? तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये क्या है? शुभ कामना है। और अगर एक और उदाहरण लिखना है तो मैं आज रसमलाई खाऊंगा, मैं आज रसमलाई खाऊंगा, मैं आज रसमलाई खाऊंगा, ये हमारी क्या हो जाएगी यहां पर साहब? तो ये हो जाएगी हमारी इच्छा। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इच्छावाचक वाक्य भी हमारा समाप्त हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इच्छावाचक वाक्य कंप्लीट हुआ। हम अगली बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य की। संकेतवाचक वाक्य का क्या उदाहरण बनेगा?
कि जहां पर एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। मतलब एक वाक्य तभी पूरा होगा जबकि पहला वाक्य पूरा होगा। मतलब जब तक पहला पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं पूरा होगा। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। जैसे पानी ना बरसता तो धान सूख जाती, पानी ना बरसता तो धान सूख जाती। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, यदि तुम ना खाओ तो मैं भी ना खाऊं, ऐसा कह रहा है ये, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना। तो ये है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य हो गया साहब पूरा। अब हम अगली बात करते हैं। एक अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है ना, और हम इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। चलिए इसका भी स्नैप ले लेते हैं। स्नैप मतलब स्नैपचैट नहीं होगा सर, है ना, ध्यान रखना। स्नैप का मतलब यहां पे स्नैपचैट से नहीं है। आप लोग कहो सर स्नैप ले रहे हैं, हमें भी स्नैप लेना है ना, तो वो स्नैपचैट का मीनिंग नहीं है इसका, ये स्नैप दूसरा है। चलिए शुरू करते हैं यहां से अगली कहानी। अब वाक्यों का रूपांतरण कराएं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका वाक्य के भेद वाला। वाक्यों का रूपांतर करना है, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या कहता है, किसी भी वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। क्या कह रहा है कि एक वाक्य को यहां पर क्या करना है, दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और अगर हम बिना अर्थ बदले परिवर्तित करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है वाक्य परिवर्तन। क्या कहलाती है प्रक्रिया, वाक्य परिवर्तन। हम किसी भी वाक्य को भिन्न भिन्न वाक्य प्रकारों में परिवर्तित कर सकते हैं। अलग अलग वाक्य के प्रकार में हम चाहे तो वाक्यों को परिवर्तित करा सकते हैं, और उनके मूल अर्थ में जरा भी विकार नहीं आएगा, जरा भी परिवर्तन नहीं आएगा। हम चाहे तो एक सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में भी बदल सकते हैं। जैसे सरल वाक्य मान लीजिए आपके सामने लिखा है, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। ये सरल वाक्य है, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। संयुक्त वाक्य बनता है, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। ठीक है, फिर मिश्र वाक्य क्या बनेगा, यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। तो देखो यहां पे ये अंतर है, इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। वाक्य परिवर्तन करते समय एक बात खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि वाक्य का मूल अर्थ किसी भी हालत में परिवर्तित ना हो। जो वाक्य का मूल अर्थ है, परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां नीचे कुछ और उदाहरण देकर हम स्पष्ट कर सकते हैं, पर उनको नहीं देखना है हमें। जैसे इनको देख लेते हैं कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्यों में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो लिखा है सरल वाक्य, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। मिश्र वाक्य क्या बनाओगे, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। फिर अगला लिखा है सरल वाक्य, सरल वाक्य, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। ये हो गया मिश्र वाक्य। सरल वाक्य है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो ये सरल से मिश्र इस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। अब अगली बात आती है, यहां पर कहा जा रहा है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य को बनाना है। क्या बनाना है, सरल वाक्य से यहां पर संयुक्त वाक्य को बना देना है। तो देखिए सरल से संयुक्त वाक्य को कैसे बनाया जाए। सरल से संयुक्त में कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका।
अस्वस्थ रहने के कारण वो परीक्षा में सफल ना हो सका। अब संयुक्त बनाना है, दो अलग अलग उपवाक्य बनेंगे और अब्बे से जुड़ेंगे। वह अस्वस्थ था और इसीलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह बन गया यहां पर आपका क्या, अगर देखा जाए तो सरल का संयुक्त वाक्य इस प्रकार से बना दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले उदाहरण को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगला यहां पर लिखा हुआ है, कौन सा, सरल वाक्य लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है सरल वाक्य में, देख लेते हैं एक बार सरल वाक्य में क्या लिखा है। तो ये सरल और इसका ये संयुक्त है कि गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। तो इसका जो संयुक्त बनेगा, उसने ना केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो ये है सरल से संयुक्त बनाने का तरीका। अब अगली बात करते हैं हम यहाँ पे मिश्र से क्या बनाने वाले हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य का निर्माण करने वाले हैं ना। मिश्र से सरल वाक्य का निर्माण हो जाएगा। देखिएगा, मिश्रित वाक्य होंगे पहले से। मिश्रित वाक्य क्या है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, इसमें सरल बनाना है, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया। मिश्र वाक्य, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। तो सरल बनेगा कि तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। फिर मिश्र लिखा है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो सरल बनेगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल हो। इसका आशय ये है कि किसी भी प्रकार से उसके मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बाकी आप पलटते रहिए। कैसे उसके वाक्य को पलटेंगे, मतलब उसको शब्दों को कैसे इधर उधर करेंगे और क्या जोड़ेंगे क्या हटाएंगे, समझ गए। तो वाक्य परिवर्तन ऐसे करना है कि उसका मूल अर्थ किसी भी प्रकार से परिवर्तित ना होने। जैसे एक और चीज आपके सामने है कि कर्तृवाचक से कर्मवाच्य बनाना है ना। कैसे बनेगा, मान लीजिए लिखा है कर्तृवाच्य कि लड़का रोटी खाता है, तो कर्मवाच्य क्या बने, लड़के से रोटी खाई जाती है। के द्वारा या से होता है, से अथवा के द्वारा, कर्म होता है ना, कर्म से अथवा के द्वारा, तो लड़के से रोटी खाई जाती है। फिर कर्तृवाचक वाक्य, तुम व्याकरण पढ़ाते हो, तो कर्मवाचक बनेगा तुमसे व्याकरण पढ़ाया जाता है। कर्तृवाचक लिखा मोहन गीता गाता है, तो कर्मवाचक मोहन के द्वारा या मोहन से गीता गाया जाता है या मोहन के द्वारा गीता गाई जाती है, ये भी बन जाएगा, है ना। वो तो मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, कैसे बनेगा। विधिवाचक से निषेधवाचक क्या बनेगा, विधिवाचक लिखा वह मुझसे बड़ा है, निषेधवाचक मैं उससे बड़ा नहीं हूं, निषेधवाचक बनाना है। विधिवाचक अपने देश के लिए हर एक भारतीय अपनी जान देगा, तो निषेधवाचक अपने देश के लिए कौन भारतीय अपनी जान नहीं देगा। ध्यान देना, यहां पर जो अर्थ निकल रहा है उसी के आधार पर आपको इसको बनाना है, अर्थ का परिवर्तन नहीं करना है किसी भी प्रकार से। यहां पर जो मूल है उस मूल को आपको नहीं बदलना है। अगर आपने मूल बदल दिया, नहीं तो आप कह दो कि सर इसका तो बना देंगे कि अपने देश के लिए हर एक भारतीय अपनी जान देगा, तो अपने देश के लिए हर एक भारतीय अपनी जान नहीं देगा, ये तो उल्टा कर दिए। तो निषेधवाचक बनाना, इसका यह मतलब नहीं है कि मूल को ही उल्टा कर दो, मूल को उल्टा नहीं करना। अपने देश के लिए कौन भारतीय अपनी जान नहीं देगा, अपनी जान ना देगा, तो ये बनेगा अपना मूल। तो मूल परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से हमारा वाक्य का टॉपिक भी समाप्त होता है, वाक्य के भेद समाप्त होते हैं, वाक्य के तत्व समाप्त होते हैं, वाक्य के अंग समाप्त होते हैं, दोनों प्रकार से भेद, वर्गीकरण और साथ ही साथ वाक्य का परिवर्तन भी समाप्त होता है। तो ये सेशन, ये कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होगी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।